Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the webinar. This webinar is about the women empowerment, career, family, and the self-love. आज मैं इब्तदा इस शेर से करना चाहूंगी। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गांव चलूं तो सामने मंजिल आ जाए। ये जज्बा, ये मंजिल को हासिल करने का हौसला और शौक दोनों हमारी मेहमान में है और उन्होंने साबित करके दिखाया है। मैं रूमी की एक कोट भी पढ़ना चाहूंगी। रूमी, द मिस्टिक पोएट सेज, लेट द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू लव बी व्हाट यू डू। और हमारी मेहमान ना सिर्फ खूबसूरत खुद हैं, उनकी बहुत खूबसूरत आंखें हैं और उनकी आंखों की खूबसूरती से वो दुनिया की बहुत सी खूबसूरत चीजों को ना सिर्फ देखती हैं, उनके लिए बहुत कुछ करती भी हैं। मैं इब्तदा गैलप की इस रिसर्च से करना चाहूंगी जो कि रिसेंट मार्च 2026 की है। इसमें उन्होंने औरतों के बर्नआउट के बारे में बताया है। औरतें कितने शौक से काम करती हैं, लेकिन मर्दों की बनिस्बत वो ज्यादा शौक से काम करती हैं और बर्नआउट भी ज्यादा होती। तो मर्दों की निस्बत औरतें 34% काम करती हैं इंगेजमेंट के साथ, मर्द हजरात सिर्फ 28% होते हैं। बर्नआउट भी खवातीन ज्यादा होती हैं मर्दों के मुकाबले में। 31% खवातीन ने इस रिसर्च में बताया कि दे डू गेट बर्न आउट। मर्दों ने सिर्फ 23% कहा, सॉरी 31% वुमेन एंड 23% ऑफ मेन। इससे हम देख सकते हैं कि औरतें कितने इन्हमाक से काम करती हैं, लगन से काम करती हैं। एज यू ऑल नो, मेरा नाम गुलनाज है। मैं हिप्नो काउंसलर हूँ और उसूवी रेकी प्रैक्टिशनर भी हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में लोगों की जिंदगी में चेंज लाने की कोशिश करती हूँ, अपनी एनर्जी के वर्क और हिप्नोसिस के जरिए। हिप्नोसिस 93% सक्सेसफुल है विद इन ओनली 6 सेशंस। मेरे लिए आज ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि मैं आप सबका तारुफ एक ऐसी खातून से कराऊं जो कि अपनी मिसाल खुद है, मुस्तकिल मेहनत और सीखने की एक खूबसूरत मिसाल है। आज हमारी मेहमान आयशा यामीन है। इनका ताल्लुक कराची, पाकिस्तान से है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी बेटी हैं, बहन है। माशाल्लाह से अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, बीवी हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारे से 3 बच्चों की माँ है, एक इमिग्रेंट भी है और एक जबरदस्त प्रोफेशनल खातून भी है। आयशा को बचपन से ही रियाजी और तालीम से खास लगाव था। उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां बहुत लगाव से, मोहब्बत से, मेहनत से निभाई। अपने तमाम बहन भाइयों की कोचिंग करती रही, रहनुमाई करती रही। यही नहीं, उन्होंने अपनी कम्युनिटी की बच्चियों की भी रहनुमाई की, मैथ के खौफ को दिल से बाहर निकाला और उनको आगे बढ़ने की तरगीब दी। आशी ने एनईडी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीई की डिग्री ली, अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर सिस्टम्स। माशाल्लाह, अपनी सलाहियतों की बिना पर वो अमेरिका तशरीफ लाई। यहां आकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ, माशाल्लाह बच्चों की परवरिश, घरदारी, फिर भी अपने ख्वाबों को और आगे बढ़ने के हौसले को उन्होंने टूटने नहीं दिया और अपनी पहचान बनाई उस शोबे में जहां खवातीन की तादाद कम होती है, मर्दों का राज होता है। आज वो खैर से KPMG LLP में अपनी
प्रोफेशनल खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। KPMG LLP is the US member firm of KPMG International, one of the big four, the four largest professional service and accounting networks in the world. यहाँ पे वो एसोसिएट डायरेक्टर टेक्नोलॉजी के ओहदे पे फाइज हैं। माशाल्लाह, गुज़िश्ता 25 सालों से वो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस के शोबे में नुमाया खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। सिर्फ यही नहीं, वो घर के कामों और गृहस्थी में भी बहुत आगे। चाहे वो डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स हो, हाइकिंग हो, घर की सजावट और वर्जिश हो, या लंबी ड्राइव हो, वो ये शौक रखती है, उनके मशागिल में शामिल है। इसके अलावा खाना पकाना और अपने अहले खाना और अपने दोस्तों की एंटरटेनमेंट करना भी उनको बहुत पसंद है। इसके अलावा वो बहुत से फलाही कामों में भी पेश पेश रहती हैं, जैसे खिदमत करना उनकी घुट्टी में है और वो दिल से करती हैं। JMIC स्कूल में, मस्जिद में, इस्लामिक सेंटर में वो संडे स्कूल में बच्चों को इस्लामिक स्टडीज भी पढ़ाती हैं और ये वॉलंटियर काम करती हैं। अपनी कम्युनिटी में वो पेश पेश नजर आती हैं और ये सबको इंस्पायर भी करती हैं। And we truly are very grateful to have her here. So without the further ado, Aisha Yamin, please हमें join करें। Aisha. Thank you, Gulnaz, and Assalamu alaikum. What a humbling introduction. मैं तो एक हकीर सी चीज हूँ, but thank you so much. And I'm truly honored कि मैं इस फोरम में आपके शाना बशाना पेश हूँ और खुशनियती से शामिल होना चाह रही हूँ। ये आप जो एक कारवां लेकर चली है, छोटा सा हिस्सा किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कैपेसिटी में, आई फील ऑनर्ड कि मैं आपके इस फोरम पे ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच आशी। जैसे मैंने पहले कहा कि आशी माशाल्लाह बहुत हुनरमंद है, इनमें बहुत खसूसियात है। बट आज हम प्रोफेशनल शोबे को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम हार्ट टू हार्ट उनसे एक औरत की कहानी सुनेंगे। मेरे तमाम बहनों को जो सुनने वाली हैं, इन तमाम बातों को अपने लिए इंस्पिरेशन समझे, एजुकेशनल जर्नी समझे। तो आशी, हमें आज आप अपनी स्टोरी और कहानी सुनाइए, एक कामयाब औरत के पीछे जो हमें नजर आती है चमक दमक, इसके पीछे पसे पर्दा भी एक कहानी है। वो कुर्बानियां, वो जद्दोजहद, वो रात गए तक जागना, वो बहुत मुश्किल फैसले, पर फिर भी आगे बढ़ते रहने का हौसला, ये कैसे हुआ? प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें ताकि मेरी सारी बहनें बेटियां जो यहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं, वो सुनना चाहेंगी। जी आशी, प्लीज। तो गुलनाज, ये है 2026, ठीक है। मैं आपको लेकर चलूंगी 1942 में। विजुलाइज करिए आप 1942 में अलीगढ़ के एक पसमानदा मुस्लिम घराने में। आर यू देयर गुलनाज? आई एम राइट हियर मैडम। आई थॉट देयर वाज अ नेटवर्क ग्लिच अगेन। सो मैं आपको लेके जा रही थी 1942 में अलीगढ़ के एक पसमानदा मुसलमान घराने में, ठीक है। वहां पे एक बच्चा पैदा होता है जो अपनी माँ को 1 साल की उम्र में तिब्बी मौत से खो देता है। सौतेली माँ होती है, बहुत सारे बहन भाई होते हैं, कोई वसाइल नहीं होते, और उसके जहन में ये बात आ जाती है खुदा की तरफ से कि अगर उसको ये साइकिल तोड़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम से ही मुमकिन है, और एक आम तालीम नहीं, मयारी तालीम, ठीक है। मैथ्स, साइंसेस, जो भी आपको अपने सामने नजर आते हैं जो रेलेवेंट होते हैं,
उसके पास वसाइल नहीं होते हैं, लेकिन अज़्म करता है, मिशन बना लेता है कि पढ़ना है, आगे बढ़ना है। सर सैयद अहमद खान की लेगेसी को आगे लेके जाना है, जो हमेशा कहते थे कि कलम से हर जंग जीती जा सकती है, कलम तलवार से ज्यादा मजबूत है। तो ये तो फंडामेंटल्स होते थे अलीगढ़ के मुसलमान घरानों के। बहरहाल, मैं आपको अर्ली 40s में लेकर गई हूँ। बच्चा है, कोई वसाइल नहीं है, पढ़ने के लिए लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ता है, खरबूजे बेच के ठेलों पर अपनी ट्यूशन जमा करता है, गेट्स इनटू द प्रेस्टिजियस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में दाखिला तो हो जाता है, लेकिन पैसे नहीं होते हैं। एक आप जैसा शफीक दोस्त उसकी जिंदगी में आता है, ट्यूशन के पैसे दे देता है, फिर तो वो एक इंजीनियर बन जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर। और वो अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए पाकिस्तान आता है, क्योंकि थोड़ी बहुत इंडिया में मुसलमानों के अगेंस्ट बायस होती थी। एंड अगेन, पाकिस्तान उस वक्त रिलेटिवली एक नया मुल्क था, बहुत डेवलपमेंट हो रही थी, बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। एंड ये सनद याफ्ता इंजीनियर है, ठीक है, वो आ जाते हैं पाकिस्तान, बहुत मेहनत करते हैं, और कराची के डेवलपमेंट अथॉरिटी में मोस्ट प्रेस्टिजियस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ये है मोहम्मद यामीन, और मैं उनके सामने उनकी अक्कासी हूँ। इस पूरे जर्नी में उन्होंने मुझे कभी भी कंफर्ट जोन में सेटल नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया, बेहतरीन कॉलेज स्कूल सब कुछ दिए, लेकिन वो अपनी जिंदगी की अक्कासी मुझे मुस्तकिल दिखाते रहे। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मेहनत लाजमी है, लाजमी है। और एक शेर जो हर वक्त वो मेरे अंदर ड्रिल क्या करते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ठीक है, दिस नो सच थिंग एज रुतबा, हैसियत, मेहनत, और जेन्युइन मेहनत। ठीक है, तो उस डिसिप्लिन से उन्होंने मुझे रेस किया। बचपन में अगर मैं कभी थोड़ा सा भी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रही हूँ, तो लिटरली गुलनाज उन्होंने मेरे पिटाई भी लगाई है। लेकिन बस फाउंडेशन उन्होंने सेट की। मैं अपने बहन भाइयों में भी सबसे बड़ी थी, और वो ये जरूरी समझते थे कि पहला बच्चा पढ़ाई में सही निकलेगा तो बाकी भी सही निकलेंगे। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने औरतों का जो एक मुसलमान पसमानदा इलाके में स्टेटस देखा था, वो उसको ब्रेक करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम ऐसी लड़कियां बने जिनकी कफालत हमेशा किसी भाई या किसी बाप या किसी शोहर की जिम्मेदारी हो। वो हमें बनाना चाहते थे, हम हालात उनके जाने के बाद किसी किस्म के भी हालात हो, हम उसको डील कर सकें, हम अपने आप को इज्जत और रुतबे के साथ सरवाइव कर सकें। तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी हमारे अंदर बिल्ड की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ एक मयारी तालीम का ताल्लुक है, वो खुद सरप्राइज थे जब मैंने उनसे कहा कि अब्बा मैंने भी इंजीनियरिंग करनी है। उन्होंने कहा बेटा, इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं होती है, आप माशाल्लाह ज़हीन हो, डॉक्टरी में जाओ। लेकिन अब्बा की पर्सनालिटी इतनी इंस्पायरिंग थी कि मैंने कहा नहीं अब्बा, मैंने इंजीनियरिंग ही करनी है। उनका बेटा सोच लो, लड़कियां खम्भों पर नहीं चढ़ती हैं, लड़कियां तारे नहीं जोड़ती हैं। तो ये अब हम 40s में से आ चुके हैं 90s में। एंड अगेन, औरतों की जो विजन है वो लिमिटेड है, कि वो या तो अगर बहुत पढ़ लिख गई तो वो डॉक्टर बन जाएंगी, नर्सेस हो जाएंगी, या किसी फ्रंट डेस्क पोजीशन पे सेल्स मार्केटिंग, जहाँ पे पर्सोना आपको चाहिए होता है, उधर एप्लीकेबल होंगी। तो मैंने कहा नहीं अब्बा, मैंने इंजीनियरिंग में जाना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से वो बहुत बड़े सपोर्टर थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमारे यहाँ गुलनाज ये होता था, ये जो हाई स्कूल से यहाँ पे हाई स्कूल करते हैं, बट हमारे यहाँ मैट्रिक और इंटर कहा जाता था। अगर उसमें आपके मार्क्स नहीं आए तो आपका करियर तो हो गया डन। तो वो 4 साल बहुत शदीद मेहनत की, बहुत पढ़ा। और उस ड्यूरेशन में मैंने सबसे बड़ा अपना जिंदगी का ब्रेक पॉइंट भी देखा। थोड़ा सा स्टोरी लंबी है, लेकिन बताऊंगी, बहुत जरूरी थी मेरे बिल्डअप के लिए। हम जब कराची में होते हैं, और जब हम अच्छे कॉलेज में अच्छे कॉलेज में होते हैं, अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में होते हैं, तो अच्छे कॉलेज में जाने की ख्वाहिश होती है। मैं स्प्रिंगफील्ड स्कूल में थी, और मेरी ख्वाहिश थी कभी मुझे तो सेंट जोसेफ कॉलेज जाना है। गोल सामने था, सारी रिक्वायरमेंट सामने थी,
जबरदस्त मेहनत की, परफेक्ट नंबर्स आए। गेस व्हाट, मेरा दाखला नहीं हुआ। दाखला नहीं हुआ क्योंकि एक छोटा सा कोटा था जिसके अगेंस्ट में compete कर रही थी, और हमारे माशरे में करप्शन बहुत थी। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके नंबर मुझसे कम थे, उसका दाखला हो गया। वो पहला मेरा हार्ट ब्रेक और पहला फेलियर था। और मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ, आई डोंट नो, हफ्ते, महीने मैं रोती रही। अब्बा है, अम्मा है, समझा रहे हैं, लेकिन वो मेरा फर्स्ट स्पाइरल था, फर्स्ट ब्रेक डाउन था, जहां मैंने अपने ख्वाबों को शैटर होते हुए देखा। और ख्वाबों से ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा, जो जिसके सियासी कनेक्शंस थे, जिसके रिसोर्सेज थी, एंड आपके नंबर कम है और आप आगे निकल जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक लर्निंग जर्नी था। अगेन, फेलियर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अपने आप को दोबारा उठाना। ठीक है। इसमें अब्बा की ब्रॉटअप थी, अपने आप को उठाया माशाल्लाह, और ऐसा उठाया कि फिर तो मेरी ऑल कराची गर्ल्स इंजीनियरिंग में सेकंड पोजीशन आई। और फिर एनईडी में मैं माशाल्लाह मेरिट पे आई वाज द टॉप 11th एडमिटी ओवर देयर माशाल्लाह। तो बस वहां से जर्नी शुरू हुआ। जर्नी तो चलता रहता है, खत्म नहीं होता। मैंने ये सीखा, बस अगर गोल बना लिया है, समटाइम्स डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन गोल को नहीं चेंज करना चाहिए। तो हेयर आई एम, एनईडी से डिग्री ली। अ, अपने हस्बैंड को भी वहीं पे पाया। हम दोनों नन्हे नन्हे से इंजीनियर यहाँ आए, अपना करियर बनाया। और जिंदगी की कोई प्ले बुक तो आपके हाथ में होती नहीं है, खुद समझी, खुद बनाई, एंड आई एम हियर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच आशी। आप मेरी वो बहनें या वो मेरी बेटियां, हम सब लड़कियां ही हैं, तो मैं उन सबसे कहूंगी देखिए स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच आशी, आपने इतनी खूबसूरती से अपने जज्बात की अक्कासी की है कि आप यकीन कीजिए ऐसा लग रहा है कि हम उस टाइम पे वापस चले गए। एंड आई कैन फील द पेन, खास तौर पे जो लड़कियां, बच्चियां, जो फीमेल्स इससे गुजरती हैं। थैंक यू सो मच आशी। तो हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं, तो आशी हमें ये बताइएगा कि आप एक इमिग्रेंट, एक माँ और एक माशाल्लाह से कामयाब प्रोफेशनल है, खातून है, और बहुत कामयाब प्रोफेशनल का खातून है। इस सफर पे अब हम जब नजर डालें या आप नजर डालें, तो आप हमें ये बताइए सबसे पहले क्या लेसन आपने लर्न किया इसमें अबाउट लूजिंग योर सैनिटी। या अगर मैं सब लेडीज कहूँ कि इस सफर में अगर बंदियां हैं अपनी सैनिटी को बचाने के लिए, कि वो दे आर नॉट लूजिंग देयर सैनिटी, इसके बारे में आपने क्या सीखा कि एक जिंदगी को बामायनी कैसे बनाया जा सकता है। प्रोफेशनलिज्म अपना करियर बनाए, लेकिन सैनिटी को अपने अवलियत देखें या साथ साथ रखें। इसके बारे में आप हमें कुछ रोशनी डालिए, बताइए कि आपकी नजर में आपने इससे क्या सीखा, हमारे साथ क्या शेयर कीजिएगा। जी आशी। तो गुलनाज, आपने तो कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट ही बर्नआउट से किया था। ठीक है। मैं बर्नआउट ही को फोकस करूंगी। अज़म है, हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है, जवानी है, एनर्जी की कमी नहीं है, राइट। आप माशाल्लाह। एंड मेरा इमिग्रेशन का जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है। मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे हस्बैंड जो थे फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन पे थे, मेरा तो कोई स्टेटस नहीं था, राइट। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मोहब्बत को पाने के लिए मैंने स्टूडेंट वीजा लिया। बैकअप में कैनेडियन इमिग्रेशन भी रखी। स्टूडेंट वीजा आया तो I-20s के बिल आए, यार ये तो बहुत महंगा है, कैसे हम अफोर्ड करेंगे। थोड़ा सा और एप्लीकेशन बढ़ाई, नॉर्थ डकोटा में अप्लाई किया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि हमारे सामने में से कोई जानता भी है कि हाउ डज नॉर्थ डकोटा लुक लाइक। बट नॉर्थ डकोटा में मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गई। टीचर्स असिस्टेंट की सैलरी थी $600। बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। आ गए। तो दैट वाज 2000। ठीक है। मिलेनियम बग का बड़ा खौफ था और हायरिंग बहुत तेजी से हो रही थी। तो
मास्टर्स प्रोग्राम के दौरान ही मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने फटाफट ले ली, क्योंकि आगे बढ़ना था, शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, मैं मजीद मास्टर्स में तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। एंड अगेन जिस टेक्नोलॉजी में मैं थी उधर आपका स्किल ज्यादा मैटर करता है वर्सेस डिग्री। तो इट्स द कोर्सेज, इट्स द सर्टिफिकेशन जो मेरी इंडस्ट्री में ज्यादा मैटर करते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब स्टार्ट की, बट कीप इन माइंड कि मैं H1 पे हूँ, ठीक है, और अगर मेरी जॉब जाती तो 10 दिन के अंदर मुझको ये मुल्क छोड़ना है। इसी दौरान बेटा होता है, फिर माशाल्लाह एक बेटी होती है और तीसरी बेटी होती है। तो बाय द टाइम मैं सिटीजन बनी हूँ ना गुलनाज, मेरा बेटा 11 साल का है। तो इस 11 साल में पूरी मदरहुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कीप अप करना, एक चलता फिरता घर रखना, किचन का इंजन रखना, और करियर को रखना, कि अगर जॉब गई तो 10 दिन में मुझे ये मुल्क छोड़ना है, मेरे शौहर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बर्नआउट वॉज नेचुरल, burnout was natural and it started with deteriorating health। मेरी सेहत खराब होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा वेट हो गया। यंग 30s में, लाइक 28 30s में प्लांटर फैशियाइटिस हो रहा है, यानी कि आप बिल्कुल सीधे चल नहीं पा रहे हैं, आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, आप उठते हैं तो पैर स्टिफ हो रहे हैं। एंड मेरे डिलीवरेबल्स इम्पैक्ट होना शुरू हो गए। मैंने देखा मैं घर में बहुत ही कभी कभार घूमती मदर हूँ, या अगर ऑफिस में भी कुछ डिलीवर कर रही हूँ तो इट्स लाइक अ हाफ बेक सोल्यूशन। तो बर्नआउट इज रियल। एंड देन आई रियलाइज, जब जल्दी जल्दी चीजें मेरी प्लेट से गिरना शुरू हुई ना, कि आई नीड टू स्टॉप, टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा अपने ऊपर मुझे कहीं तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने देख रही हूँ कि या मैं चोक होल बनती जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा कोलैप्स कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो सेहत है। आप कहते हैं कि औरतें पंच बैग होती हैं, हम हर तरह की चीजों को अपने ऊपर लेते हैं। मैं देखने में भी एक पंच बैग की तरह गोल मटोल सा फिगर थी। तो व्हाई नॉट अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा किया जाए। ऑफिस के अंदर सब्सिडाइज वेट वॉचर्स का प्रोग्राम होता था, जो शुरू से था। मेरा बेटा 11 साल का हो गया, मैं कब से कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, बट कभी सोचा ही नहीं कि वो हेल्पफुल है। बट या दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड फॉर माई सेल्फ। वेट वॉचर्स ज्वाइन करो, वहां पे औरतों का नेटवर्क होता है, वी ऑल टॉक अबाउट सिमिलर इश्यूज। तो वहां से थोड़ी ना आंखें खुलना शुरू हुई। मेन चीज ये होती है कि जब हम साइलो में होते हैं ना, हम खुद ही बर्नआउट को डील कर रहे होते हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि बाकी आगे क्या है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं अकेले सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकती। तो दैट वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक नेटवर्क ज्वाइन किया, जहाँ पे ये बेसिक चीजें सीखी कि मैं अकेले सब कुछ डिलीवर नहीं कर सकती। आई हैव टू डेलीगेट, आई हैव टू आस्क फॉर हेल्प, एंड मुझे बाउंड्रीज बनानी है। उस शेल से निकलना है कि हाँ जी मैं तो सब कर सकती हूँ। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बर्नआउट हुआ, उससे बिल्ड कैसे करना है उसको लर्न करना, एंड जॉइन अ नेटवर्क, सराउंड योरसेल्फ विद दोस्त हैं, विद सहल या विद मेंटर्स जो जो सक्सेसफुल है, या जो, अगेन सक्सेस की डेफिनेशन बहुत रिस्पेक्टिव होती है। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, मेरी अलग। तो मैंने अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जो सक्सेसफुल लोग देखे, मैंने उनको मेंटर बनाया, उनसे गाइडेंस ली, और फिर मैं उस बर्नआउट के साइकिल से निकली। एंड सेल्फ केयर बाद में आती है, पहले सेल्फ प्रिजर्वेशन तो सीखो। So those were major corrections that I had to do to get out of that phase। वाह, वाओ, आई मस्ट से कि मैंने जो आपका तारुफ कराया, वो तो मेरा ख्याल में बिल्कुल ही टीनी वीनी परसेंटेज है। जो खूबियां या जो मजबूत हौसला आप हमें जो है वो बता रही है। थैंक यू सो मच आशी फॉर बीइंग वेरी ओपन। क्योंकि लेडीज, अब मेरी बहनें, बच्चियां, हम सब लड़कियां ही, मैं फिर कहूंगी दिल से, हमारे अंदर एक बच्ची होती है, हम सबको उस बच्ची को जिंदा रखना है। तो आप सुनिए स्टोरी आशी की, और देखिए किस तरह मुस्तकिल हौसले से वो चलती रही हैं, और कभी उन्होंने हौसला नीचे नहीं आने दिया खुद को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आशी। अब अगला जो सवाल इसी से ही जो है वो निस्बत रखता है, और वो ये है कि आपने ये जिक्र किया सेल्फ केयर का। तो
इसी मुनासबत से मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि आपको एहसास होने लगा अपनी खैरियत में अपने आप पे तवज्जो देने का, तो इस सिलसिले में आपने कहा कुछ फैक्टर्स थे जिसमें आप इस चीज पे तवज्जो देने लग गई। आप हमारी बहनों को या सुनने वाली बच्चियों को ये बताइए कि स्पेसिफिकली अगर आप पॉइंट आउट करें स्पेसिफिक चीज क्या थी जिसने आपको ये फोकस करने में मदद दी, ताकि जो सुनने वाली सामीन है वो उनको लगे ओ ये तो कुछ सिमिलर लग रहा है। जी आशी। बिल्कुल गुरनाज, एज अ यंग मदर एंड माँ बनना ना एक बड़ी डिफरेंट चीज होती है। वो औरत को बिल्कुल ही बदल देती है। और वो जो यंग मदर्स की फेज होती है ना, वो हम लोगों की जिंदगी की सबसे वल्नरेबल फेज होती है। उस वक्त हमें लगता है कि हमें इन छोटे छोटे बच्चों को रेस करने के लिए अपनी हस्ती को मिटा देना है। तो और वहीं पे हम कितनी औरतें मिटा देती हैं, सिवियर बर्नआउट का शिकार होती हैं। तो उस वक्त मुझे लगा अगर मुझे कुछ हो गया है तो इन लोगों का क्या होगा, मेरे शौहर का क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। बहुत बड़ा ट्रिगर था टू रियलाइज कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। क्योंकि अब मैं हूं यहाँ पर, मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है। इनकी नशो नमा के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को रखना है, अपनी मेंटल सैनिटी को रखना है। ऐसे मैं खराब माँ और खराब प्रोफेशनल रहूंगी तो कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी। वाह, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही। फिर वही मैं कहूंगी कि जैसे आपने कहा कि एक औरत बस दूसरों को शायद देने के लिए ही बनी है, शायद ये हमारी नेचर है सब कुछ। जैसे अभी आपने बर्नआउट कहा तो आपने मोहब्बत, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं दुरुस्त कह रही हूँ कि आप में इतनी मोहब्बत है, आपने अपनी फैमिली में अपने घर में अपने पेरेंट्स से ली, अपनी बहन भाइयों से आके वही मोहब्बत आपने अपने बच्चों को दी, और यही मोहब्बत आपकी ताकत बन गई। तो अगला मेरा सवाल इसी मुनासबत से ये है, आशी हमें अभी ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि भी औरतों पे ये प्रेशर होता है, भाई वो एक एक्सेप्शनल परफेक्शन माँ भी बन जाए, सारा कुछ ये सब कुछ कर ले एकदम से, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी निशानियां होने लगती हैं कि उसको ये एहसास होने लगता है कि उसकी पूरी तवक्कुआत करते 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 कहीं मैं तो नहीं खो गई। आप में सेहत के अलावा मेंटली तौर पे या कुछ चीजों आपके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं कि आपने कहा बस मैं ये सबकी तवक्कुआत पे पूरा तो कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को खो रही हूँ। तो ये दबाव के बारे में आप क्या शेयर करेंगी कि जो खवातीन को नहीं पता तो ये क्या होता है, और अगर ये गुजर रही हैं तो वो समझ जाए आपकी स्टोरी सुन के कि ये दबाव करते करते खुद को जब औरत खोने लगती है तो क्या होता है। एज यू सेड गुलनाज, औरत खुद को होने लगती है। ठीक है। यू यू सी योर सेल्फ कि आपका ये जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे आपका करियर भी है और चॉइस भी नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें आप चाहते हैं चेंज करना, ठीक है ना, बट हमारे पास चॉइस नहीं होती है, हाथ पैर बंधे होते हैं, तरह तरह की लिमिटेशंस होती हैं। दिस आपके बस में नहीं होता बहुत सारी चीजों को चेंज करना, और आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हैं। अम, सबसे पहले जो रिफ्लेक्शंस होते हैं सेहत पे आते हैं। मेरी केस में सेहत पे आए, आपकी नींदें खराब होना शुरू हो जाती हैं, और आप कभी कभार अपने आप को दुनिया से ना काटना शुरू कर देते हैं। हाँ, सोशली आप अलूफ होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने हिस्सार में फंस चुके हैं। आप चेंजेस लाना चाह रहे हैं लेकिन वो आपके इख्तियार में नहीं है। तो ये बहुत बड़े ट्रिगर्स होते हैं। तो मैं बहुत अल्लड़ हसीना चुलबुली, दोस्तों की दोस्त दुश्मनों का दुश्मन थी। लेकिन अचानक मैंने देखा यार मेरे तो सब दोस्त ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस जिस साइकिल में फंसी हूँ,
एज ए सेड अंटिल 11 years के मैंने इमिग्रेशन का स्टेटस मेंटेन करना है। खुदा ना करे जो आपको कुछ हुआ तो 10 दिन के अंदर मुझे मुल्क छोड़ना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मुझे खिलाना है, पिलाना है। अगर मैं इनको डे केयर भेज रही हूँ तो उन उन रेवेन्यूज को जनरेट करना है। और माशाल्लाह मेरा शौहर, मेरा महबूब, वो भी मेरे साथ ग्रो करना है, कर रहा है। मुझे उसके लिए इम्पेडिमेंट नहीं बनना है। और खूब से खूबसूरत की तलाश में भी लगे रहना है। एंड मैं गिरना शुरू हुई हूँ, आई मीन फ्रॉम द हेल्थ टू द सोशल सराउंडिंग, सोशल सर्कल, अगेन बहुत सारी रिलेशनशिप्स गिव एंड टेक होती हैं। तो इफ आई एम गिविंग यू बैड, आई स्टार्टेड टू गेट बैड बैक। सो दोस वर द वेरी बिग ट्रिगर्स फॉर मी टू सी स्लो डाउन, टेक अ ब्रेक, यू नो और अपने ऊपर तवज्जो देनी है। मेंटोर्स ढूंढने हैं, नेटवर्क्स ढूंढने हैं जो मुझे अगेन गुड टू ग्रेट हैपेंस, इससे दूसरे लेवल तक जाना मेरी ख्वाहिश है। मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू फाइंड द रिसोर्सेस। तो वो ढूंढना वो मेरे अपने ऊपर था। आई हैड टू ओन इट। Wow, I must say it's such a powerful journey, आशी, माशाल्लाह। अल्लाह आपको नसीब बचाए और तरक्की दे। um, इसी क्योंकि ये फोकस्ड है इमिग्रेंट खवातीन पे, और स्पेसिफिकली उन खवातीन के लिए है ये जो बेशक अभी घर में है लेकिन सोच रही हैं और करना भी चाहिए, तो उनके लिए ये एक ओपन बुक है कि वो समझ लें। इसके आगे एक और चीज जो खवातीन में मैंने देखी और मुझ में भी है, शायद आप बात करेंगे, गिल्ट, कि भाई मुजरिम खुद को समझ लेना। मैं आराम मैं ना करूं, मैं आराम क्यों कर लूं, 5 मिनट चाय बैठ के क्यों पी लूं, और अगर मेरी बाउंड्री है, मेरे ख्वाब है, मैं उन पे करूं, तो औरतों में एक गिल्ट बिल्डअप होने जाता है। कुछ लोगों की बातें कुछ वो अंदर से सोचती है, क्योंकि हमारा जो कंडीशनिंग की होती है वो तो आप हमें ये बताइए कि एक तो चलो बताइए गिल्ट औरतों में, प्रोफेशनल खवातीन में, यह क्या है, और अगर आपको लगी तो आपने इसके ऊपर कैसे ओवरकम किया, ताकि हमारी बहनें बच्चियां जो सुन रही हैं उनको भी लगे, तो थोड़ा सा रोशनी में आए कि ओ ऐसे पॉसिबल है, ओवरकम किया जा सकता है। जी आशी। बिल्कुल गुलनाज, हम खवातीन आखिर में है तो सिनफे नाजुक ना। तो कसूर भी मेरा, गलती भी मेरी। गिल्ट जो है मुजक्कर की फॉर्म में भी आएगी, मुअन्नस के भी फॉर्म में आएगी। एंड हम ठहरे सिनफे नाजुक, हम कुछ ज्यादा ही गिल्ट को प्रोसेस करते हैं। बट गिल्ट ना दो तरह की होती है। एक मुझे लगता है कभी कभार हेल्दी गिल्ट है, बट दूसरी अनहेल्दी गिल्ट है। और गिल्ट दोनों फॉर्म में आती है और दिल भर के आती है। दिल भर के आती है। हेल्दी गिल्ट कभी कभार मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से एहसान है कि आती है। कल को मैंने आपका दिल तोड़ा, आप संडे स्कूल में थी, मैंने आपसे कोई भी बेतुकी बात कर दी, मैंने आपका दिल दुखाया। ये एहसास मुझे हो जाना कि मेरी इस हरकत से गुलनाज का दिल टूटा है, इट्स अ गुड गिल्ट। और दिल में तो खुदा रहता है। मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गुलनाज का दिल तोड़ा। तो ये जो हेल्दी गिल्ट होती है ना, इसको प्रोसेस करना अच्छी चीज है। एंड अगेन कोर्स ऑफ करेक्शंस तो हर हिसाब से, हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट होती है। अनहेल्दी गिल्ट अगेन बड़ी टॉक्सिक होती है। मैंने किसी बहन का फॉर एग्जांपल रिश्ता फैसिलिटेट कराया, कल को वो शादी टूट गई, वो बच्ची रो रही है, कोलैप्स कर रही है, और मैं पूरी पूरी गिल्ट प्रोसेस कर रही हूँ। मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, मैं अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हूँ मेरी वजह से। मेरे किसी बच्चे के साथ बुलिंग हो रही है, या वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो उसका भी कसूरवार अपने आप को ठहराना कि हाँ मेरी ही पेरेंटिंग में कोई कमी है, मैंने ही कुछ सही नहीं पका के खिलाया होगा, मैंने ही वो शेल्फ वाले प्रोडक्ट लिए होंगे जो मेरे बच्चे के साथ ये हेल्थ इश्यू हो रहा है, सारी गलती मेरी है। ठीक है, तो ये बहुत खराब होता है। और इन दी एंड वो आपको खाता चला जाता है, आप अंदर से खोखले होना शुरू हो जाते हैं। एंड गुलनाज, जब आप अंदर से खोखले होते हैं तो फिर वो आप बहुत हद तक छुपा नहीं पाते, वो नजर आना शुरू हो जाता है। वहीं पे आके आप दुनिया के किसी भी सेटअप में हो,
आपके आसपास की चीजें मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। वो फिर रिपल टैंक इफेक्ट होता है, और वो आपको अंदर से भी तोड़ रहा है, वो आपके आसपास फिर एक लेवल आता है आपसे वाबस्ता चीजों तक असर जाने लगता है, फिर वहां पे तो आपको स्टॉप करना है। तो अगेन इट wasn't an easy process, everything takes, as I always say, fears takes years। ठीक है ना? तो अपने आप को समझना कि भाई मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, और हर चीज मेरी गलती नहीं है, कुछ चीजें नागहानी भी होती हैं। I don't contribute to them। It takes some learning। it takes some learning, और उस साइकिल से निकलना बहुत जरूरी होता है। वाओ, इट्स मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि क्या खूबसूरती से आपने गिल्ट या एहसास जुर्म की ना सिर्फ तारीफ की है, बल्कि ऐसी ऐसी इमेजरी की है कि आई कैन एब्सोल्युटली सी क्लियरली कि आप कहाँ से ये मौजूद से कैसे रोशनी डाल रही है। और आई थिंक मेरी सारी सामयीन बच्चियां जो सुन रही हैं वो भी समझ गई होंगी। अब गिल्ट से जो आगे हम निकलते हैं वो ये है कि हम लोग एज ए खातून प्यार करते हैं सबको, और सब कुछ करके हासिल करने और सबके साथ हम बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन करते 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 एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो हम ओवरवेलम होने लग जाते हैं। और गिल्ट के आगे का है कि अगर हम करते करते ओवरवेलम होते होते और हमारी जो एक्टिविटीज हैं हम मुतासिर होते हैं, तो आप ये बताइए कि ये सब के दौरान जब हो रहा होता है एक खातून के साथ, चाहे वो स्टे एट होम मॉम भी है, शी इज ऑल्सो प्रोफेशनल खातून। मेरे एक दफा कोच ने कहा था, गुलनाज आर यू किडिंग मी, यू आर द सीईओ ऑफ योर हाउस होल्ड। आई एम लाइक, ओह आई नेवर थॉट अबाउट इट। ही सेड यस। सो वो लेडीज खवातीन जो सब सुन रही हैं, यू आर द सीईओ, एंड हमारी मेहमान सीईओ इज इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेंगी आउट ऑफ द हाउस भी। लेकिन दोनों तरफ इट्स हार्ड एंड इट्स चैलेंजिंग। तो आप हमें ये बताइए, ये ओवरवेलमिंग की जो फीलिंग खवातीन में आ रही कि वो जज्बाती तकाजों में फंस गई है और उनके अंडर है प्रेशर, उसको भी उसको भी नहीं नाराज करना और मुझे करना है सब कुछ करना। तो ये करते करते आपने बर्नआउट हमने किया, हमने गिल्ट किया। अगली जो स्टेज जो खवातीन में ये भी आती है कि भाई ओवरवेम होने लगे, करना भी सब कुछ है, कोई चीज छोड़ नहीं सकते। इस फीलिंग को ऊपर आपने गलबा या तारी होने के लिए अगर हो गई, तो कैसे आपने पहचाना? और ऐसे कोई प्रैक्टिकल टिप्स दे कि जो आपने अपने ऊपर यूज किए कि मैं इससे बाहर निकला। जी, ओवरवेम। ओवरवेल्म अगेन, गुलनाज, मैंने अपनी प्लेट अपनी जरूरत से ज्यादा भर ली। मैं बफे में गई, बहुत सारी चॉइसेस है, अपनी प्लेट में डालती चली गई, डालती चली गई, डालती चली गई। मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। जिंदगी में मैं इस चीज से भी अटैच्ड हूँ, फैमिली तो मेरे लिए फंडामेंटल है, और दोस्तें भी अजीज हैं, और बॉस के सामने भी अच्छा परसोना रखना है, और मैंने अपनी प्लेट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भर ली है। ठीक है? तो जैसे कहते हैं ना, टेक अ स्टेप बैक। अपनी कैपेसिटी की असेसमेंट करना भी मेरी अपनी ओनरशिप है। और कभी कभार अपने सोशल सर्कल में ना, अ, अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे मेंटोर्स का भी होना बहुत जरूरी है। ये सर्कल आपका बहुत मैटर करता है। तो जिंदगी में मैंने बहुत जल्दी ये सीखा कि अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फायर प्लेस में आप अकेली लकड़ी डालेंगे, कितनी देर जलेगी वो, कितनी देर तक कुछ देगी, राख आएगी थोड़ी देर में। आग कैसे जलती रहेगी? आप जब कंटिन्यू टू फीड मोर वुड टू इट, डालते जाओ। ठीक है ना? तो अपना ग्रुप ऐसा बनाते जाओ। मेरे सर्कल में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड, आप हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे लाइक करियर के हिसाब से मेंटोर्स हैं, जिन पे मैंने हमेशा फिर मैंने काउंसलिंग ली कि प्लीज मुझे हेल्प करो, मेरी तो चीजें गिर रही हैं, मुझसे नहीं संभल रहे। ठीक है ना? मेरे अंदर अकले कुल नहीं है यार कि मैं फिगर आउट कर लूं कि हर चीज का मैं सोल्यूशन क्रिएट कर सकती हूँ। कब से मैंने गॉड प्ले करना शुरू किया? नहीं, नहीं। ठीक है? आस्क फॉर हेल्प। वाह, ब्यूटीफुल आशी। मैं तो
माशाल्लाह से अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, बहुत तरक्की दे। तो वो मेरी तमाम बच्चियां, बहनें, लड़कियां जो सुन रही हैं, वो देखिए ओवरवेलमिंग के उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि स्टेप बैक, क्योंकि वी कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन एंड इट्स ओके टू आस्क। यस। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे दिल में लगी है कि आपके मेंटोर्स हैं, आप उनसे कोचिंग लेती हैं, रहनुमाई लेती हैं, अच्छी फ्रेंड्स, उसको सपोर्ट सिस्टम बड़ा जरूरी है। लेकिन एक बहुत जरूरी, मैं एक टॉपिक पे नजर डाल के आपसे पूछना चाहूंगी कि एक ऐसी फील्ड में जाना, आपने सपोर्ट की बात की, लेकिन वहां पे मर्दों का गलबा है, हम्म। अक्सरियत तो मर्दों की है। बेशक आपने मेहनत करी, लेकिन अब इस फील्ड में जो बच्चियां हैं जो जाना चाहती हैं या उस फील्ड में है, तो कहती हैं मैं तो बहुत ही मिनिमम में हूँ, 1% या 2% हूँ, बाकी तो 90% मर्द हैं। आपने इसको कैसे देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, आप बताइए मुख्तसर। फिर आपने इसको, आपके ऊपर ये सिचुएशन आई, हाउ डिड यू फील अबाउट इट फर्स्ट, एंड देन हाउ डिड यू डील विद इट एंड स्टिल केप्ट ऑन ग्रोइंग? जी आशी। और गुलनाज, वेरी टची टॉपिक है। तो अगेन कभी कभार तो मुझे लगता है मैं म्यूजियम मटेरियल हो गई हूँ अब। जब मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी है, इवन कॉलेज लाइफ, करियर लाइफ, एज अ वुमेन आई यूज टू बी अ डैम माइनॉरिटी। बहुत ही हमारी तादाद कम होती थी जिन जिन रास्तों को मैंने चुना। तो एक चीज, अगेन जो इकबाल कहते हैं, खुदी खुदी पे मैंने बड़ा डिपेंड किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा आगे रखा। एंड यकीन करें, इस प्रोसेस में मैंने कितनी दफा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया और हकीर समझा है, क्योंकि इट डज गेट ओवरवेलमिंग। आप एक ऐसे करियर में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, और वो एक मिनट ड्राइंगा नहीं जाने देते आपको ये दिखाने में, कहते हैं आपको तो कुछ नहीं आता, आप आपसे नहीं होगा बीवी, आप छोड़ दें, ये आपके बस की बात नहीं है। तो वहां पे अपनी खुदी पे बिलीव करना, कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे तेरी रजा क्या है। तो वो मुझे हमेशा शेल्टर करती रही। सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने हमेशा आगे रखा। कितनी दफा मुझे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बीइंग वेमेन, वेमेन ऑफ माइनॉरिटी, करियर में प्रमोशन की बातों पे, पोजीशंस पे, हर जगह बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस की है। बट देन अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिंग ऑन माय फंडामेंटल्स विद रिस्पेक्ट टू कोर इकबाल की खुदी के प्रिंसिपल्स, value of self respect, I was able to deal with it, and जर्नी तो खत्म नहीं हुआ यार, चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। लेकिन अब मैं यही कहती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। मैंने गलती की है यार, वहां पे XYZ was able to bully me easily, बड़े आराम से मुझे रौंद के वो आगे बढ़ गया। बट मैं इसको अब गुलनाज से डिस्कस करूंगी, मैं अपनी पर्सन ए से डिस्कस करूंगी, ताकि वो मुझे बताए कि हाउ आई कुड हैव प्रिवेंटेड इट। इसमें मेरा फायदा या फिर इसमें उसका फायदा होगा, उसके साथ ना हो। तो या जब भी इस तरह के कोई भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको रौंद के कोई आगे बढ़ जाता है, उसको दबने ना दो, उसको जख्म बना के अपने अंदर पनपने ना दो। हीलिंग उसी तरह से होगी जब आप उसको, उसके बारे में किसी से बात करोगे, और वो किसी की जो डेफिनेशन है वो हर किसी के हिसाब से डिफरेंट होती है। माशाल्लाह से आई एम सो इंस्पायर्ड by नहीं। your journey and your growth mindset. आप कितना कितना माशाल्लाह से ऑप्टिमिज्म है, आप पॉजिटिव की तरफ देखती हैं। आपने कहा कि एक जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे लाइफ के साथ, ना सिर्फ कि मैं ढह जाऊं, मैं उसमें से ग्रोथ और पॉजिटिव पॉइंट ढूंढूं कि ये मेरे साथ लाइफ में दोबारा ना हो, मेरी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। तो यही पॉजिटिव या ओनर माइंडसेट को लेके हम अगले सवाल पे आते हैं। आपकी नजर में इमोशनल बैगेज क्या है, और इमोशनल बैगेज क्या हम जानते हुए या ना जानने में अगली जनरेशंस को दे देते हैं,
या कैरी करते हैं, इसके क्या असरात होते हैं, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि इसको कैसे खत्म किया जाए कि अगली नस्ल पे हमारे जज्बात का बोझ ना पड़े। जी आशी, इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज गुलनाज बड़ी ही खराब चीज होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली इनएविटेबल है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन जिंदगी में तो किसी की भी नहीं होती। स्ट्रेट लाइन तो यार डेथ है। जिंदगी तो मुस्तकिल की रोलर कोस्टर है ना, अप्स एंड डाउन्स। और कभी कभार मुझे लगता है डाउन ज्यादा होते हैं, लेकिन जब भी वो अप पीक आती है ना, एंड जब इमोशनल बैगेज की बात कर रहे हैं, इट्स माई कॉन्स्टेंट डाउन पीक्स। वो अच्छी सी अप पीक को याद करके बैगेज को लाइट करने की कोशिश की मैंने हमेशा। इमोशनल बैगेज बहुत क्रशिंग होता है, और कभी कभार शायद ये मेरे अपनी पर्सनल वो भी थी, इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस में आप अपनी चीजें अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसी चीजें होती है सगे बहन भाई से शेयर नहीं कर सकते। और बच्चों के लिए तो भाई मैं, दैट वाइज ओल्ड ओक, मैं बच्चों से कैसे सलाह दे सकती हूँ? ठीक है, शौहर से पूछा तो यार वो तो बेचारा खुद रोज मजदूरी करने जाता है, वो परेशान होगा। तो मैं अगर उससे शेयर करूंगी तो वो तो मजीद परेशान होगा, मैं उसके लिए इम्पेडिमेंट क्रिएट कर रही होंगी। तो ये इमोशनल बैगेज मेरा तो बढ़ता ही चला जा रहा है, मुझको ही क्रश कर रहा है। तो यस, इमोशनल बैगेज बहुत रियल है। एंड मैंने उसको हमेशा अपने जाती ट्रिगर्स के शक्लों में देखा है, रियलाइज किया है। और वहाँ जो छोटी छोटी मेरी अचीवमेंट्स है ना, वो एक जुगनू की तरह मुझे रोशनी दिखाती हैं। मैंने कहा ना, जुगनू की मिसाल इतनी दी है, कहने को कोई भी छोटी सी चीज होती है, लेकिन वो आपको उस अंधेरे से निकलने में मदद करती है, उस इमोशनल बैगेज को लाइटन करने में मदद करती है। एंड कभी कभार उल्लास, मैं आपको बोलूंगी, इमोशनल बैगेज खत्म भी नहीं होता। ये आपको पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा भी ट्रिगर करता है, तो वो जाता नहीं है। जैसा नजला है ना, सही हो जाता है, वापस आ जाता है। कहने को तो मैं बोलूंगी हाँ अभी तो मैंने लाइटन कर लिया है, बट इट डज कम बैक। तो प्लीज अगेन, मैं अपने आप को जब देखती हूँ इस कंडीशन में कि यार मैं तो उसी साइकिल में फंस गई हूँ और भूल रही हूँ और भी खोखली हो रही हूँ, तो अगेन अपने आप को तो मैंने ये समझा लिया कि अपनी वेलबींग मेरे हाथ में है। तो वट एवर वर्क्स फॉर एनी इंडिविजुअल, उसको बिल्कुल अपनी एक्सेस में रखना चाहिए। तब पानी मेरी एक्सेस में है ना, हाइड्रेशन के लिए जरूरी है, इसी तरह उस क्रशिंग बैगेज और उस सिनारियो से निकलने के लिए अपनी चीजों को ना करीब पे रखना होता है। वाओ, आई मस्ट से आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ एंड विथ वेरी रिस्पेक्ट के साथ ये वजाहत की कि भाई इमोशनल बैगेज सबके साथ होता है। तो पेरेंट्स जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों पे या दूसरों पे मत डालें, बिकॉज इट्स नॉट फॉर देम। इसी टॉपिक को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ, आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, इमिग्रेंट्स ऐसे हैं, खास तौर पे जो इस मुल्क में आए हैं परदेश में, कल्चर शॉक भी उनको थोड़ा सा हो रहा है, तो वो माए खास तौर पे या बाप भी, दोनों के लिए मैं कहूंगी, वो अपनी मुश्किलात, अपने दर्द अपने बच्चों से शेयर करने लग जाते हैं। अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि सपोर्ट सिस्टम बाहर बात करें, लेकिन छोटे बच्चों को अगर आप अपना थेरेपिस्ट बना लेते हैं कि वो मेरा दर्द समझे, क्योंकि ये मेरा दर्द है, पर बच्चों के जहन बहुत कच्चे होते हैं, तो जो खुद आपकी रहनुमाई और सहारा चाहते हैं। इसके बारे में आप बताइए कि अनजाने में, जाने अनजाने में, अगर कोई पेरेंट्स या कोई मेरी बहनें या कोई जानने वाले अडल्ट अपने बच्चों के साथ अपनी मुश्किलात शेयर करते हैं और उन पे इन्हिसार करने लगे कि बच्चे हमें समझे और हमारा सहारा बने, हमारे थेरेपिस्ट बन जाए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये भी अर्ज कीजिएगा कि इसके अलावा हेल्थी वे क्या है, इसके बारे में पेरेंट्स को अदरवाइज साइड क्या करना चाहिए? आपका क्या मशवरा है इस बारे में? बोलना ये बड़ा मुश्किल सवाल है। और मुझे लगता है एज फार एज पेरेंटिंग इज कंसर्न,
इसकी तो कोई आज तक प्ले बुक आई ही नहीं है। आप मुझे ला के दो यार, मैं हर कीमत पे खरीदने को तैयार हूँ। तो पेरेंटिंग की अ, हवाले से अगर आप बात करते हैं, और अगेन ये बड़ा नेचुरल होता है, कभी कभार जो मेरी अपनी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, परफेक्ट तो कोई नहीं है ना, जो अपनी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो हम अपने बच्चों पर एग्जीक्यूट कर जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली बच्चों पर एग्जीक्यूट कर जाते हैं। मासूम मासूम नन्हे नन्हे से बच्चे वो विक्टिम हो जाते हैं, वो विक्टिम हो जाते हैं। बट अगेन आई विल टाई इट बैक टू द इकोसिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ चीजें टूटी फूटी देखें, या मैंने देखी मेरा बच्चा टूट रहा है, या मैं खुद टूट रही हूँ, या मेरा आसपास में कोई भी चीज टूट रही है, डोंट प्ले गॉड। मैं खुदा नहीं हूं, मैं हर चीज को सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। रीच आउट, मेरे इकोसिस्टम में क्या चीज अवेलेबल है। अब तो खैर आजकल के जमाने में तो मेरी बहन इंटरनेट है, राइट, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे जमाने में आई टैप अ लॉट इनटू JMIC, कि यहाँ से मेरे बच्चों को इस्लामिक फाउंडेशन मिल जाएगी। और अगेन ये अर्ली 2000 में और लेट 90s में वहां पर सेशंस हुआ करते थे, मैं यूं बैठ के टिकटिकी बांध के सुना करती थी। डॉक्टर निसार हुआ करते थे कि भाई बच्चों को ये हम शुगर खिलाते हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना, लेकिन वो एजुकेट करते थे ये इंसुलिन स्पाइक्स क्या करती हैं। तो बहरहाल अपने इकोसिस्टम में ये सब चीजें ढूंढना बहुत जरूरी है, जो आपको फिर उस डैमेज से निकलने में मदद करेंगी, जो आपने समटाइम्स कॉन्शियसली या समटाइम्स सबकॉन्शियसली किया होता है। ठीक है ना, हमारी शॉर्टकमिंग्स का असर हमारे बच्चों पर आता है। अब उससे निकलना तो है ना, उसको मजीद बढ़ने तो नहीं देना है। तो उससे निकलने के लिए आसपास में रिसोर्सेज ढूंढनी होती हैं। एंड रिसोर्सेज जो है हर हर इंसान के हिसाब से डिफरेंट होती हैं। मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं न्यू जर्सी में आई, जहाँ पे एक जबरदस्त मुस्लिम पॉपुलेशन थी, हेल्दी नेबर्स थे, हेल्दी कम्युनिटी सेंटर था जिसको और आप JMIC कहते हैं, जहाँ पे मैं मुझे आप भी मिली, और हम लोग एक दूसरे से हमेशा अपने चीज, जब हमको पहली चीज तो ट्रस्ट होती है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट तो हम नहीं कर सकते, मैं मना करती हूँ सबको। एंड इस चीज में भी बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ठोकरें खाते हैं। आप बाहर मदद ढूंढने निकले हैं, प्लीज ब्लाइंड ट्रस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। बंदे को परखने के बाद, उसकी क्रेडिबिलिटी देखने के बाद फिर आप अपना ट्रस्ट स्टैब्लिश करना शुरू कीजिए। और बहुत जरूरी है, यू हैव टू हैव द सिस्टम आसपास में जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकें, और फिर अपनी इन चीजों से निकल सकें। अकेले हम खुद नहीं कुछ नहीं कर सकते। वाह, मैं जबरदस्त बात कही आशी आपने। आपने कहा कि ट्रस्ट जो डेवलप करके फिर आगे कदम ले, ये बहुत अच्छा आपने कहा। कि ये तो आपने एक अच्छा सा ना पूरा एक टाइम फ्रेम या पूरा एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि भाई यहाँ से शुरुआत, इसके बाद कुछ आगे कदम रखिए। तो इसी जर्नी को लेके हम आगे चलते। बड़ी अच्छी आपने बात की कि बच्चे आपके थेरेपिस्ट नहीं है, कोई भी सहारा ढूंढिए, उनसे बात कीजिए। तो अब आप मुझे, मैं फिर से उस टॉपिक पे दोबारा जाना चाहूंगी, थोड़ा सा पिन पॉइंट फोकस करना चाहूंगी। पेट्रियार्की, मर्दों की दुनिया, आपका उस शोबे में जाना। तो वो जो मेरी बहनें सुन रही हैं, अगर आप उनसे समझिए कि फेस टू फेस बता रही हैं बच्चियों, जैसे आप पाकिस्तान में बच्चियों को मैथ से बाहर निकाला, राइट, आपने उनको वो डर निकाला, बच्चियों को ऐसे ही आप टाइम फ्रेम या एक ब्लूप्रिंट कैसा देना चाहेंगी, एक पैथवे कि बच्चियों पेट्रियार्की में या इस शोबे में जहाँ पे खवातीन कम है, क्या हो रहा है, ये उनको आप अगर एडवाइस देना चाहते थे तो क्या दीजिएगा जी आशी। जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी, अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू आर केपेबल, ठीक है, यू कैन डू इट। और ये ना, ये सब मन घड़त कहानियां हैं कि अगर आप औरत हैं तो आप, मैथ तो आपके बस की बात नहीं है। जो भी पैशन हो, ठीक है, ये यकीन रखो कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह की बेहतरीन क्रिएशन में से हो, राइट। अशरफुल मखलूकात सिर्फ मर्दों के लिए या औरतों के लिए तो कोई कैटेगरी नहीं है ना, हम तो अल्लाह की बनाई हुई बेहतरीन मखलूक है।
बस एक दफा जब ये आपको यकीन होगा ना, तो जो भी आपकी पैशन है गुरनाज, चाहे वो मैथ हो या वो चीजें हो कि भाई वेल्डिंग ही है फॉर एग्जांपल, सिर्फ मर्द कर सकते हैं, नहीं। अगर यू एज एन इंडिविजुअल पैशनेट हो, यू कैन डू इट। तो अपने ऊपर यकीन रखो। और अगर मुझे ये करना है, वो मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ जाओ ढूंढो, रिसोर्सेस मिल जाएंगे। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। लव दैट, आई लव दैट। आपने कहा कि ठीक है, अगर अब नहीं हो रहा तो अगर कोई सेटबैक, उसको ढूंढो, और ये कोई कमजोरी नहीं है, उस पर वर्क करो, स्किल्स सीखो, ताकि दोबारा ये आप गलती या ये जो कमी है, ये कमी नहीं है, इट्स गिविंग यू अ हिंट कि यू नीड टू ग्रो हियर। ब्यूटिफुल। ठीक है, तो आशी, अब हम थोड़ा सा अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आप थोड़ा माजी में जाते हैं। आप एक ऐसी खातून के साथ बैठी हैं, या ऐसी बंदी के साथ बैठी, या अपनी यंगर सेल्फ के साथ बैठी हैं, जो ओवरवेल्म भी है, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी सोच रही है, फ्यूचर के बारे में भी अनश्योर है, लेकिन जज्बा है, मोहब्बत है। उस वक्त उस बंदी को अब आप क्या सलाह देंगी, उसके पर्पस, बैलेंस, उसके कॉन्फिडेंस और फुलफिलमेंट के बारे में? आज आप यहाँ मौजूद हैं, आज आप आगे बढ़ गई हैं, लेकिन उस बच्ची, मैं बच्ची ही कहूंगी क्योंकि बच्चियां ही होती हैं, आप उस यंग आशी को क्या कहिएगा? बहुत सारी चीजें कहना चाहूंगी। बहुत सारी चीजें कहना चाहूंगी। और कभी कभार अगेन रिग्रेट्स भी होती हैं, कितनी चीजें हमने अबैंडन कर दी ये सोच के कि मैं तो नाअहल हूँ या मैं केपेबल नहीं हूँ। तो मैं अगर वापस जाना चाहूंगी तो अपने आप को याद दिलाना चाहूंगी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लब बाम अभी। ठीक है, अगर मैं पैशनेट हूँ किसी चीज के बारे में, तो मैं कर सकती हूँ। अल्लाह मदद करेगा। चीजों को अबैंडन ना होने दूं, चीजों को इजीली गिव अप ना करूं। और यकीन करें, ग्रोइंग अप इतनी चीजें हुई जब हमको ये बताया गया कि हम ना है, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कर सकते, हमने जाने दी। तो अब अगर मुझे ये करेक्शन ऑप्शन मिले, मैं जरूर अपने आप को ये याद दिलाऊंगी कि नहीं, मैं केपेबल हूँ। और अगर उसके लिए मुझे कोई स्किल सेट चाहिए, मैं एक्वायर कर सकती हूँ। मैं किसी सूरत ना अहल नहीं हूँ। तो ये सबक मैं अपने आप को दोबारा एक दफा याद दिलाना चाहूंगी। वाह, मेरी तमाम बहनें, सहेलियां, लड़कियां अगर सुन रही हैं तो प्लीज ये एडवाइस सुनिए और अपने दिल में रख लें इसको, क्योंकि ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये आशी आपको एक फॉर्मूला दे रही है कि इस ये खोर है, आपकी सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट है, आपका सेल्फ इमेज इंटैक्ट है, और इसको इतना मजबूत और महफूज रखिए, कोई कुछ भी कहे, आप अपने अंदर झांकिए और इसको देखिए और इस पे चलिए। बाहर की आवाज नहीं, अंदर की आवाज सुनिए। तो आशी, अंदर की आवाज से ही हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट अभी इतना डेवलप शायद नहीं हुआ कि हमारी कम्युनिटी में, स्पेसिफिकली मैं देसी कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये देखा है मैंने कि, और मैं खुद भी इससे गुजरी, आई एम गोइंग टू बी वेरी ओपन, आई वाज डिप्रेस्ड, emptiness, premenopause and menopause, and it took a number on me with lots of different things, physically, mentally, and my world just broke and it's shattered. लेकिन फिर जैसे इन्होंने कहा, उठी, mentors and everything, and जिंदगी का नया जाविया मिला, ग्रोथ पीरियड, एक नए तरीके से कुछ सीखा। तो आप मुझे ये बताइए आशी, कि मेंटल हेल्थ के लिए एस्क करना हमारी कम्युनिटी में स्टिग्मा क्यों समझा जाता है? ओ हो, ये तो इसको कुछ हो गया है,
या ये तो कुछ कोई कोई इस पे कोई भूत वगैरह आ गए हैं, कोई कुछ जादू वादू हो गया है, पागल हो गई। तो और अगर ये है तो इस स्टिग्मा को कैसे तोड़ा जा सकता है? स्टिग्मा मीन उसको बुरी नजर से देखा कि दाग है ये। तो आप, आशी, आपके एक्सपर्टीज के मुताबिक आप इसके बारे में क्या कहिए? गुलनाज, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही कह रहे हो। ये स्टिग्मा पहले तो शदीद था, अब अल्लाह का शुक्र थोड़ी डाइल्यूशन होना शुरू हुई है। अगर मैं केपीएमजी में, मुझे जो वन ऑफ द बिग फोर्स है, हर तरह के एचआर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मेंटल वेलबींग पहले डिस्कस भी नहीं होती थी। ठीक है, अगर मैं जब यंग मदर थी और मैं मैं स्वाम्प हो रही हूँ घरेलू प्रेशर्स की वजह से, मैं सफर कर रही हूँ, जाके अपने बॉस को बताना कि यार मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए अपनी मेंटल वेलबींग के लिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ठीक है। और मुझ जैसे पता नहीं कितने लोगों ने सफर किया है, और लाइक वर्क प्लेसेस में लोगों ने सुसाइड्स भी की हैं जहाँ पे हाई प्रेशर एनवायरमेंट्स होती हैं, बिकॉज ये रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। ये स्टिग्मा था। एंड बात तीन में, खासतौर पर हमारे बैकग्राउंड की, हमारे पाकिस्तान से आने वाली बच्चियों ने तो बहुत सफर किया है। बड़ी बड़ी टूट फूट हुई है गुलनाज। हर तरह की जिंदा लाशें आपको चलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आपने सहा है। और अनफॉर्चुनेटली कभी भी, क्योंकि इतना बड़ा स्टिग्मा है, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई, जसारत नहीं हुई। बट विच इज वेरी शेमफुल। नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, हमारा तो मजहब हमेशा से हमारा गाइडिंग पिलर रहा है। छोटी छोटी चीजें ना, कि अगर ये मुश्किल है तो मिल जाने वाला है, लेट इट गो। ठीक है ना, ये तो हमारे मजहब ने हमें इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बनाए। अगर कभी इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज अगर हमने कभी सरवाइव किया है, तो द क्रेडिट गोज टू माय ब्यूटीफुल फेथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये फेथ नहीं होता तो शायद मैंने तो मर ही जाना था। कि नहीं, ये मिन जाने वाला है, दिस टू शैल पास। अल्लाह इंसान को उतना ही आजमाता है जितनी उसके अंदर ताकत होती है, ये भरोसा तो दैट केप्ट अस गोइंग, यू नो। लेकिन इसको स्टिग्मा नहीं होना चाहिए था, बट ये हकीकत है। हाँ, है। आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और आपके और मेरे इस तरह के डायलॉग से हमारी कोशिश क्या है कि हम मजीद इस स्टिग्मा को मिनिमाइज करें और जड़ से उखाड़ के ही फेंक दें, इंशाल्लाह एक दिन। तो आई एम सो इंशाल्लाह। थैंकफुल कि आप ये बातें करते हो, और ओपनली करते हो, और कम्युनिटी लेवल पे करते हो, और उन लोगों के लिए करते हो और जो हमें बहुत अजीज है। आप बहुत प्यारी बात कही है आपने, आशी। और मैं आपकी बातें भी सुनी, मेरे दिल में लगा, मुझे लग रहा है आप बोलती ही जाइए और मैं सुनती ही जाऊं। तो इस सवाल से एक मेरे जहन में एक और सवाल आया है कि अ, कुछ बंदियां जो अभी नई नई आई हैं या कुछ रह रही हैं, आप और हम तो गुजर चुके, तो वहां पे पाकिस्तान में रहते हुए ना अमेरिका का एक चार्म है या बाहर की दुनिया का। भाई वहां तो मशीनें होती हैं, अब गाड़ियां औरतें चला लेती हैं, सिक्योरिटी होती है, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीनें हैं। तो इन तमाम चीजों के होते हुए भी आपने हम्म। बड़ा अच्छा कहा कि भाई स्टिग्मा फिर भी है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, हम पे दबाव होता है। आपका एक अगर लाइन में आप बताना चाहें, ये तमाम सहूलतें तो हैं, ठीक है, कुछ सहूलतें हमारे पाकिस्तान में हैं कि हमें जो है वो मेड्स मिल जाती हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। बच्चे होते हैं लेबर में, हमें बहुत बाद में पोस्टमार्टम पे टाइम, जिसको पाकिस्तान में हम पंजाब में छिला कहते हैं, मिलती है हेल्प, अम्मा के घर, खाला मासी। यहाँ पे वो भी नहीं होता किसी के पास अगर दूर दराज रहते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ये कॉम्प्रोमाइज, ये बैलेंस के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? सहूलतें बट एक्स्ट्रा चैलेंजेस और पाकिस्तान की जिंदगी, तो ये तीन चार एक आध दो जुमले में बताइए कि सहूलतें और चैलेंजेस, ये फिर भी मेंटल इश्यूज, ये क्या है? Um, there is no such thing as a perfect world, Gulnaz। कहते हैं, जिंदगी तो वो फूलों का बिछौना है ही नहीं। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, स्ट्रगल्स हर जगह है।
इनफरादी तौर पे हम कैसे मजबूत से मजबूत तर हो सकते हैं, वो अहम है। तो अगेन, मुझे लगता है कि कभी ठोकर खा के सफर करके अगर कोई चीज सीख ली, तो प्लीज उसकी टेम्पलेट बना के दूसरों से भी शेयर करें। ठीक है, ताकि हम सबकी जिंदगी आसान से आसान होती चली जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, डजेंट मैटर। हालात वाकया सभी जगह pretty मच एक ही जैसे होते हैं। तो डू नॉट सफर एंड डोंट लेट अदर्स सफर। अपनी अपनी चीजों को, अगर मैंने कोई चीज अच्छी की है तो ओपन हार्टेडली शेयर करो। जिंदगी आसान बनाओ दूसरों के लिए, अपनी उसी बहाने खुद ब खुद हो जाएगी। ब्यूटीफुल आशी, आपने तो हौसला ही बढ़ा दिया। यकीन कीजिए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ना पाकिस्तान में अपने घर में ही बैठी हूँ और अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। मुझे लगता है इंशाल्लाह तमाम सुनने वाली बच्चियों को, लड़कियों को भी ऐसे ही लगेगा। बच्चियों, आप अकेले नहीं हो, हम सब इस सफर में साथ साथ है। बात सिर्फ खुल के समझने की है और अपने दिल से ये खौफ और डर और ये सासे जुर्म, गिल्ट और ये बैगेज निकालने की है। तो आशी, हम अब इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले, आप फेस टू फेस उन बच्चियों को देख रही हैं, ठीक है, एक क्या पार्टिंग एडवाइस देना चाहती हैं लड़कियों, जैसे आप अपने कराची में बच्चियों की तरबियत और बहन भाइयों की कोचिंग करती थी। समझिए आपके सामने बच्चियां बैठी हैं, मैं भी समझिए एक लड़की हूं वैसे। तो आप क्या कहिएगा कि उनको लगे कि हाँ, आशी की बात सही है। तो आशी, पार्टिंग वर्ड्स और एक बच्चियों को क्या मैसेज दीजिएगा? जी आशी। आ, कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं बड़ी नाराज हुआ करती थी जब मैं पाकिस्तान में सुनती थी आगे से मेरा जवाब आता था, हिम्मत औरता मदद खुदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेथ इतना स्ट्रांग है, और आजकल के दौर में माशाल्लाह इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गई है। तो प्लीज अपने कुव्वत इरादी पे भरोसा रखिए, अपने आप को ना अहल ना समझिए। आप अशरफुल मखलूकात में से हैं। नंकी कहते हैं ना, जस्ट डू इट, कर पड़ो, हो जाएगा। माशाल्लाह, आपने ना, बच्चियों, आप अब सुन रही हैं मेरी तमाम बहनें, बच्चियां, बेशक अगर ये पाकिस्तान में सुन रही हैं या उनका काम भर में वो आना चाह रही हैं या इन प्रोसेस में है, आप ये तमाम बातें खुले दिल और खुले जहन से सुनिएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हमें और आशी को यहाँ पे बताने वाला कोई भी नहीं था। हम लोग ढूंढा करते थे, बड़ी खुशकिस्मती से मुझे आशी मिली और मेरी दोस्तें मिली। थैंक यू सो मच आशी, फॉर योर टाइम, फॉर ऑल योर एक्सपर्टीज और ये बातें जो आपने कहीं दिल से दिल को लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला खैर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिटिंग द टाइम हियर टू लिसनिंग दिस वेबिनार। प्लीज जब आप देखिएगा इसको, एक तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने कमेंट्स दें, क्वेश्चंस लिखिए। आशी आपके उधर जब हम अपलोड करेंगे इसके जवाब देंगी, आप प्लीज दीजिएगा। अब मैं इख्तिताम पे इसके वेबिनार पे आना चाहूंगी। थैंक यू सो मच आशी। इख्तिताम पे मैं ये शेर पढ़ना चाहूंगी। कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा हाफिज है। मुश्किल तो नहीं इन मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। बेहजाद लखनवी का ये शेर मेरे दिल में लगा, क्योंकि ये हमारी आज की मेहमान आशी की जिंदगी और उनके मजबूत एतमाद और फेथ की, अल्लाह पे तवक्कुल की भरपूर अक्कासी करता है। इसके बाद मैं एक रूमी की कोट पढ़ना चाहूंगी, जो कि मेरे लिए बड़े पते की बात है। आप भी इसको गिरा से बांध ले। वो ये कहते हैं कि yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. बिल्कुल जैसे आशी ने कहा, अपने अंदर झांकिए। अगर मसाइल बाहर हैं, हल उसके अंदर है।
खुदा आपके साथ है, आपका फेथ मजबूत है, नथिंग कैन शेक यू इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं सबसे इजाजत चाहूंगी। सलाम अलैकुम। और एक बात जाते जाते मैं कहूंगी, जैसे आशी अपने साथ बैठी है ना अपनी यंगर वर्जन में, आप 20 साल आगे जाइए। ये 2026 है, 2036, 2046। इससे पहले कि ये 20 साल, 40 साल, 30 साल निकल जाएं, आप फ्यूचर सेल्फ पे बैठ के एक सेकंड को सोचिए, अगर मैं माजी में होती तो मैं क्या करती। मुझसे अब क्या करूं मैं कि मुझे मुस्तकबिल में जाके कोई पशेमानी, को गिल्ट ना हो। सबसे ज्यादा सोचिए कि प्यार करने वाले रिश्ते क्या है, उनके लिए स्लो डाउन हो जाए। जस्ट लाइक आशी ने कहा, आशी स्लो डाउन हुई। आशी ने अपनी एक एक मुसीबत, एक एक अपने एक 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 क्या मतलब, मैं तो जज्बाती हो रही हूँ बहुत, एक एक चैलेंज को उन्होंने दिल से देखा। लेकिन आप गौर कीजिएगा, उन्होंने हमेशा दिमाग से सोचा है, एनालिटिकली। हर्ट हुई, लेकिन उन्होंने कहा ग्रोथ माइंड, इसका सोल्यूशन सोचना है, इसकी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। इसके साथ और बहुत से और भी खूबसूरत बातों के साथ मैं और आशी आपसे इजाजत चाहते हैं। गुलास को इजाजत दीजिए और वेबिनार के बारे में बताइएगा। आशी, आप भी नाजरीन को क्या कहना चाहिए? मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। आशी। Thank you, Gulnaz. Hats off to you for hosting this session. और अल्लाह मियाँ आपके मिशन को बहुत कामयाबी दे एंड ये सिलसिला बस अब चलता रहे। आपने शुरुआत कर दी है, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। थैंक यू गुलनाज फॉर एवरीथिंग। जज़ाकल्लाह खैर आशी, आपने दिल खोल कर और अपनी वनरेबिलिटी की। एंड एज ए ब्रेने ब्राउन सेज, वनरेबिलिटी इज अ सुपर पावर। तो मेरी बहनों, जैसे मैं और आशी ओपन बात कर रहे हैं, मत डरिए। मेरे आशी जैसी बंदियां हैं। अगर कम्युनिटी अब आशी से बात कर ले, मुझसे करे, किसे, मत डरिए। बहने, दिल में मत गम रखे, खोल के बयान कीजिए और अल्लाह आपके साथ है। इसके साथ बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिए। सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।